नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सोनू सर की नई वाली क्लास में। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। इस अध्याय का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार तंतु से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा मुख्य बिंदु क्या क्या है। हमारा पहला मुख्य बिंदु है वस्त्रों में विभिन्नता। वस्त्रों में विभिन्नता किस प्रकार पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा तंतु के बारे में और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा पादप तंतु के बारे में। उसी प्रकार हमारा चौथा टॉपिक इसमें रहेगा सूती धागे की कताई किस प्रकार की जाती है, कैसे बनाई जाती है सूती धागे, उसके बारे में। और पांचवा टॉपिक जो हमारा है तागे से वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं उसके बारे में आएगा। और इसमें छठा और अंतिम टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का, इस अध्याय का, वह होगा वस्त्र सामग्री का इतिहास। जो वस्त्र में सामग्रियां लगती है उसका इतिहास, यानी कि हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय की ओर। हमारा अध्याय नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की वस्त्र सामग्री की इतिहास विविधता देखकर उलझन में फंस गई। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम हैं। उनके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो दोस्तों, यहाँ पहेली और बूझो एक किसी लड़की को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब एक बालिका को प्रदर्शित करने के लिए एक नाम ले लिया गया है। तो यहाँ पर दोनों जो है वस्त्र खरीदने के लिए दुकान जाती है और दुकान में उलझन में फंस जाती है भाई कि कौन सा लिया जाए। तो उसे हर एक रंग का साड़ी और हर एक रंग का कपड़े का जो वस्त्र होते हैं वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे दुकान में। कुछ संश्लिष्ट थे, कुछ सूती भी थे, कुछ ऊनी का मफलर भी थे, कुछ रेशमी साड़ियाँ भी थी। तो बहुत सोचने विचारने के बाद दोनों ने एक सूती मफलर और एक सूती साड़ियाँ खरीदी। आगे, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने वस्त्र तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम रूप से में की। क्या आप इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को आप भी देखिए और उसे पहचानिए कि कौन से वस्त्र जो हैं सूती है, कौन से पॉलिस्टर हैं। अलग अलग प्रकार के वस्त्र आपको जरूर दिखते होंगे। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। यह टॉपिक है वस्त्रों में विविधता। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप 1, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े का कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये भिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? यहाँ पर एक चित्र दिया गया है दोस्तों। ये एक कपड़े का चित्र है
तो कपड़े का जो कतरन होता है उसका दृश्य दिखाया गया है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। क्या आपने देखा चित्र 3.2 में यह एक जो कतरन का चित्र आपको दिखाया गया है। आगे आपको बताया गया है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में हम ध्यान देंगे कि सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर अपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीली धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3 यदि कोई, चलिए ध्यान दे लेते हैं हम पहले चित्र 3.3। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्र 3.3 दर्शाया गया है। तो सूती कपड़े में से आप इसको धागा इस प्रकार देखिए खींचा जा रहा है। तो चित्र 3.3 यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनते हैं। ये तागे किससे बनते हैं? तो दोस्तों, ये धागे किससे बनते हैं इसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है तंतु। तंतु जो है हमारा दूसरा टॉपिक है। तो हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे। क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में जैसे कि आपको दिखाया गया है दर्शाए गए अनुसार अपने नाखून को खरचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? चित्र आप ये देख सकते हैं। ये हमारा चित्र दिखाया गया है। देखिए, एक सिरे को पकड़िए दाब करके और दूसरे सिरे पर अपने नाखून से खरचिए। अगर यहाँ पर इस प्रकार धागा बिखरा हुआ प्रतीत होता है तो आप इसका ध्यान से अवलोकन कीजिए। सुई से धागे को पिरोने या डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो जो पतले पतले लड़ियों से जो धागा बनाया जाता है, इसी को हम तंतु कहते हैं। वस्त्र धागे या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कि ये तंतु जो है कहाँ से आते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं तंतु, उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि ऊन किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रेशमी तंतु जो होता है, रेशम कीट, उस कीट का नाम है कोकून, उससे खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है,
वे जंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यह भी जान लिया कि रासायनिक पदार्थों द्वारा जो तंतुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर बूझो फिर से क्या कहती है। बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ तंतुओं को संग्रहालयों में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको वस्त्र दिखाया गया होगा। तो ये वस्त्र बूझो ने कहाँ देखा है? संग्रहालय में देखा है। क्यों? क्योंकि ये पुराने ज़माने के हैं, इतिहास के हैं, इन्हें योद्धा लोग पहनते थे। तो उसको यह मन में उत्सुकता जगी, क्या ये भी जो है तंतुओं से बने होते हैं? तो आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। अगले टॉपिक में इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है पादप तंतु। हमारा अगला टॉपिक है जो है पादप तंतु। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। पादप तंतु में हम सबसे पहले जानेंगे रुई। रुई जो होता है, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास के तंतुओं से बने हैं दोस्तों। तो ये जो रुई हमारा प्राप्त किया जाता है, यह हमारा कपास से प्राप्त किया जाता है। रुई कहाँ से आती है? तो दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न हमें बन जाता है कि रुई कहाँ से आती है। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि यानी खेती की जाती है? तो दोस्तों कपास पादप का फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। तो जो कपास का जो पौधा होता है उसमें जो फल लगते हैं बिल्कुल नींबू की भांति लगते हैं। उसी प्रकार पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों यानी रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक गया हो। ये आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। ये है हमारा चित्र 3.6। यहाँ जो है आपको कपास पादप की खेती की जाती है और ये कपास का पौधा है। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि साधारणतः इन कपास वालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जब कपास परिपक्व हो जाता है, पककर तैयार हो जाता है, उसके रोए बाहर दिखने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे हाथ से सभी को धीरे धीरे से चून करके प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकुंतन के द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक मतलब जो कपास में बीज हैं, रुई में जो बीज बने हैं कपास में, उसमें से बीज को अलग किया जाता है। इसके लिए कौन विधि अपनाया जाता है? कंकतन, अर्थात इसे हम कहते हैं कपास ओटना। इस विधि को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना। कपास ओटना भी एक विधि है जिसमें कपास में बीजों को अलग किया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, जैसे चित्र 3.7 में आप देख सकते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों आजकल जो है कपास को ओटने के लिए हर एक प्रकार के अलग अलग तरह के मशीन भी प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन पहले जो है सिर्फ इसे हाथों से किया जाता था। चलिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जूट यानी पटसन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए ध्यान देंगे। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है।
भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। साधारणतः पटसन पादप फसल को पुष्प अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, पटसन की खेती भारत में अधिकांश जगह पर कहाँ कहाँ होती है वो आपको इस वाले में बता दिया गया है। यानी इसका जो सबसे ज़्यादा खेती होती है पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में पटसन को उगाया जाता है, जिसे हम जूट कहते हैं। इसको उगने के बाद क्या होता है कि इसके डंठल को काट लेते हैं। काट करके हम जल में इसको गाड़ देते हैं, यानी डुबो कर रखते हैं, ताकि इसका जो डंठल है वो सड़ कर के गल जाए और इसके तने से हमें जो है पटसन प्राप्त हो जाता है। पटसन। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, इन तंतुओं को धागों में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, रुई से तागा बनाना। तो इस चित्र में जो बनाया जा रहा है वह रुई से धागा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमारा है सूती तागे से कताई। अगला टॉपिक जो हमारा है वह है सूती तागे से कताई किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। अब किस प्रकार सूती धागा बनाइएगा वो देखिए। एक हाथ में एक रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.9 में आपको इसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, चित्र 3.9। ये हमारा चित्र 3.9 है। अगला जो है, आगे जो है, क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं दोस्तों। तो धागा बनाने के लिए एक हाथ से जो विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग, वह कौन सा विधि है, उसे हम लोग तकली कहते हैं। और एक और यहाँ पर आपको प्रश्न आ चुका है कि रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग कताई कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि कताई किसे कहते हैं और तकली किसे कहते हैं। आगे देखेंगे चित्र 3.10। चित्र 3.10 हम देखेंगे। तो चित्र 3.10 यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा चित्र 3.10। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है दोस्तों, जो कि चित्र आपको यहाँ 3.11 में दिखाया गया है। ये हमारा चरखा है दोस्तों। इससे भी हमारा धागा बनाया जाता है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों में बने अनियमित कपड़ों को बहिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा आ चुका है, तागे से वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनके 2 विधि प्रमुख हैं।
इनके दो विधि प्रमुख हैं। पहला विधि हमारा बुनाई है और दूसरा विधि जो हमारा है वह आगे आपको मिल जाएगा। दूसरा विधि आपको आगे मिल जाएगा। चलिए अभी हम बुनाई की बात कर लेते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं, वीविंग कहते हैं। आइए तो हम यहाँ बात कर रहे थे वस्त्र की, जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बुनाई कहते हैं, वीविंग कहते हैं। आइए कागज के कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में हम जो पट्टियों को बुनने का जो प्रयास है उसके बारे में हम देखते हैं कि कागज के पट्टियों को किस प्रकार बुनते हैं। विभिन्न रंगों की 2 कागज सीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वर्गाकार सीट काटिए। अब इन सीटों को आधा मोड़िए। एक सीट पर चित्र 3.12 का ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरे सीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि चित्र 3.12 ए और 3.12 बी ये दोनों चित्र किस प्रकार खींचना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा इस प्रकार खींचा हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या है। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों यानी जहां से काटा गया है से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चित्र 3 का सी में आपको बुनाई किस प्रकार की जा रही है और चित्र 3 डी में यहाँ पर तैयार हो गया है बुनाकर। बुनिए और चित्र 3 डी में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इस ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्रों बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों से की जाती है। जैसे चित्र 3.13 में आपको दिखाया गया है कि करघों से किस प्रकार बुनाई की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। ये दोनों तरह से करघे चलते थे। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई नीटिंग से किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। जैसा कि चित्र 3.14 में आपको दिखाया गया है कि आपको ऊनी के वस्त्र किस प्रकार बुनाई किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। आगे एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो दोस्तों ये बात किया हमने कि किस प्रकार ऊनी के वस्त्र बुनाई होता है। तो यहाँ पर पहेली यह यहाँ पर जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से अपने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? तो दोस्तों आपने नारियल का ऊपरी परत तो जरूर देखा होगा, उसका खोल। क्या इन खोलों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं? तो चलिए दोस्तों इनके बारे में हम जानते हैं।
अगला टॉपिक में 3.6 यानी 6वां नंबर टॉपिक है वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस वस्त्र सामग्री का उपयोग किया करते थे? तो प्राचीन काल की बात आ गई दोस्तों। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल अर्थात वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं के चर्म या समूर से अपने शरीर को ढकते थे। तो दोस्तों प्राचीन काल में जब वस्त्र का कोई ज्ञान नहीं था तो लोग किस प्रकार वस्त्र पहनते होंगे, तो ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा प्रतीत होता है बहुत सारे इतिहासकार से और इतिहासों से कि लोग उस समय वृक्ष के छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चमड़े या समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनने, चटाइयाँ तथा डालियाँ, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो दोस्तों पूर्व में भारत के लोग जो थे आपको किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे भारतवासी? तो वे गंगा नदी में बसे निकटवर्ती क्षेत्र में जो रुई होते थे उनके वस्त्र बनाते थे। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने की एक रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को विभिन्न वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग किया करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने का कपड़े तैयार किए। तो दोस्तों उस समय के लोग जब आपको सिलाई नहीं जानते थे तो वे सिर्फ हाथ से ही वस्त्रों को आच्छादित कर लेते थे, आविष्कार कर लेते थे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधताएं देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विभिन्नताएं मिलती है। तो दोस्तों इसमें हमने जाना कि जिस प्रकार अलग अलग राज्यों में, देशों में जो भोजन की विभिन्नताएं पाई जाती है और उसी प्रकार वस्त्रों की विभिन्नताएं भी अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही है। बस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।